नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की पॉलिसी मेकिंग में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव की। जी हां, हम समझने वाले हैं योजना आयोग से नीति आयोग तक के इस पूरे सफर को। सोचिए, कोई भी देश अपनी आर्थिक तकदीर, अपनी इकोनॉमिक डेस्टिनी आखिर लिखता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर देश को इसका जवाब ढूंढना ही पड़ता है। और भारत के मामले में इस सवाल का जवाब समय के साथ काफी बदला है। पहले सब कुछ एक सेंट्रल कमांड से चलता था और अब मॉडल है कोऑपरेटिव कोलैबोरेशन का। तो चलिए इस पूरी कहानी को, इस बड़े शिफ्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम इन हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे भारत के भविष्य की नींव कैसे रखी गई, फिर जानेंगे उस केंद्रीय योजना के दौर के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि उस पुराने मॉडल में क्या कमियां थी और नए भारत को किन चीजों की जरूरत पड़ी। और फिर एंट्री होती है नीति आयोग की और हम देखेंगे कि कैसे भारत ने कंट्रोलर से कोलैबोरेटर की भूमिका में आया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है उस दौर की जब भारत नया नया आजाद हुआ था। जाहिर है देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए एक मजबूत रोड मैप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस समय दुनिया में सोवियत यूनियन का 5 ईयर प्लान वाला मॉडल काफी चर्चा में था और भारत के लीडर्स उससे काफी प्रभावित थे। बस इसी सोच के साथ 1950 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को बनाया गया और ठीक अगले ही साल 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च हो गई। और यहीं से शुरू होता है भारत में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का दौर। एक ऐसा सिस्टम जिसने करीब करीब 60 साल से भी ज्यादा समय तक भारत की इकोनॉमी की दिशा तय की। इसे कहते थे टॉप डाउन अप्रोच। मतलब बहुत सिंपल था, दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश के लिए प्लान बनाएंगे और फिर वो प्लान राज्यों को भेज दिया जाएगा लागू करने के लिए। अब देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना ये थी कि प्लानिंग कमीशन एक तरह से सुपर कैबिनेट बन गया था। जरा सोचिए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो चुने हुए नहीं हैं वो देश के आर्थिक फैसले ले रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो चुने हुए मंत्री थे उनकी पावर कम हो रही थी और एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भी सवाल उठ रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी दिक्कत थी। हमारे संविधान में एक फाइनेंस कमीशन है जिसका काम है राज्यों को पैसा बांटना, लेकिन दूसरी तरफ था ये प्लानिंग कमीशन जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और वो भी प्लान्स के लिए राज्यों को पैसा दे रहा था। और हुआ ये कि धीरे धीरे प्लानिंग कमीशन असल में फाइनेंस कमीशन से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 65 साल पुरानी संस्था अचानक इतनी गैर जरूरी हो गई? आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। 1991 के बाद भारत की इकोनॉमी बदल गई, वो मार्केट पर चलने लगी। देश की आबादी में युवाओं की संख्या बढ़ गई जो बहुत एस्पिरेशनल थे। राज्य भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो रहे थे और हां, टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ ही रही थी। सीधी सी बात है, पुराना सिस्टम इस नए भारत के लिए फिट नहीं बैठ रहा था। इस बात को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। भारत की करीब 65% आबादी वर्किंग एज ग्रुप में थी। मतलब इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस जबरदस्त पोटेंशियल को सही दिशा देने के लिए एक नई सोच, एक नया अप्रोच तो चाहिए ही था। और बस इसी नए भारत की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया सॉल्यूशन सामने आया। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद के आइडिया पर टिका था। और वो तारीख थी 1 जनवरी 2015 जब प्लानिंग कमीशन की जगह ली नीति आयोग ने। पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और मजे की बात यह है कि इसे भी ठीक प्लानिंग कमीशन की तरह ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बनाया गया था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फर्क था। जहां प्लानिंग कमीशन में राज्यों का कोई सीधा रोल नहीं होता था, वहीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब अब राज्य सिर्फ प्लान लागू करने वाले नहीं, बल्कि प्लान बनाने में बराबर के पार्टनर बन गए। तो सवाल यह है कि नीति आयोग असल में काम कैसे करता है? देखिए, इसका रोल एक कंट्रोलर का नहीं है, बल्कि एक हेल्पर का है, एक थिंक टैंक का है जो नए नए आइडियाज पर काम करता है। इसे समझने के लिए इसके 2 मेन पिलर्स को देखते हैं। पहला है टीम इंडिया हब, जिसका काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच बातचीत और तालमेल को बढ़ाना। और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो एक असली थिंक टैंक के तरह रिसर्च करता है और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें सबके साथ शेयर करता है। और बात सिर्फ कॉपरेशन की नहीं है। नीति आयोग एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म।
ये क्या है? ये अलग-अलग इंडेक्स निकालता है, जैसे कि हेल्थ इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, और राज्यों को रैंक करता है। इससे होता यह है कि राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा। मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस को सुधारना है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत के गवर्नेंस के तरीके में एक बहुत बड़े फिलोसॉफिकल शिफ्ट को दिखाता है। ये बदलाव बिल्कुल साफ है। हम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से निकलकर कोलैबोरेटिव पॉलिसी की तरफ आ गए हैं। राज्य अब सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, बल्कि बराबर के पार्टनर्स हैं। फोकस अब सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कितना पैसा खर्च हुआ, बल्कि इस पर है कि उस पैसे से नतीजा क्या निकला, परफॉर्मेंस कैसी रही। और अब सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज को मिलाकर एक पूरे इकोसिस्टम की तरह काम करने पर जोर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये नया मॉडल, ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का आइडिया सच में भारत के असली पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।